हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? एंडोक्राइनोलॉजी की सीरीज़ में आज हम अगला टॉपिक लेके आए हैं और लास्ट वीडियो में हमने बॉडी की जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उसका एक थ्रू आउट रिव्यू किया और बॉडी की जो डिफरेंट डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उन सब से कौन-कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं और रफली ये जाना कि उनसे जो सीक्रेट होने वाले हार्मोन हैं वो क्या-क्या काम करते हैं। अगले लेक्चर में आज के इस लेक्चर में उन तमाम एंडोक्राइन ग्लैंड्स में से जो सबसे महत्वपूर्ण ग्लैंड है, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं और उस महत्वपूर्ण ग्लैंड के बारे में आगे वाले वीडियो भी आएँगे, लेकिन उस ग्लैंड के ओरिजिन के बारे में चर्चा करने वाले हैं, कि उस ग्लैंड की उत्पत्ति यानी ओरिजिन कैसे होता है और ओरिजिन होने के बाद उस ग्लैंड के कौन-कौन से डिफरेंट पार्ट्स, कौन-कौन से हार्मोन को बनाते हैं, ये जानने की हम चेष्टा कीजिए। तो आगे इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड का ओरिजिन आपको समझ में आएगा। तो चलिए मैं पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करता हूँ। पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर हम बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हमने पहले भी कहा था कि इसे हिंदी में जब हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, इसे हम बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, ठीक है? और पीयूष का मतलब होता है अमृत। ठीक है? यानी इसको इस लिहाज से अमृत कहा जाता है बिकॉज़ इससे सीक्रेट होने वाले जो हार्मोन्स हैं, इनसे जो सीक्रेट होने वाले जो लिक्विड हैं, वो हमारी बॉडी के लिए अमृत का कार्य करते हैं। यानी ये वो ग्रंथि है, जो हमारे सिर में उपस्थित होती है, ब्रेन में उपस्थित होती है और हमारे लिए अमृत का सीक्रेशन करती है। तो इसीलिए इसको पीयूष ग्रंथि क्या कहा जाता है। ये बात मैं विशेषकर हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बता रहा हूँ, बिकॉज़ इसे पीयूष ग्रंथि कहते क्यों हैं? खैर, अब बात रही कि इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं या नहीं कहते हैं, ये एक चर्चा अलग चर्चा है। देखिए, मैंने आपको पीछे 1-2 लेक्चर पहले मैंने ये बात बताई थी कि इसकी जो उत्पत्ति है, इसे समझने से पहले थोड़ा-सा ये कहाँ स्थित होती है, ये समझना ज़रूरी है। तो हम ये समझ पाएँगे क्या होता है। देखिए, हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के 3 हिस्से हैं, एंटीरियर ब्रेन, मिड ब्रेन और पोस्टीरियर ब्रेन। तो हमारा जो एंटीरियर ब्रेन है यानी अग्र मस्तिष्क है, उसका जो लास्ट पार्ट है, एंटीरियर जो ब्रेन है, एंटीरियर ब्रेन का जो सबसे आगे वाला हिस्सा है, वो है ऑल्फैक्टरी लोब्स। उसके बाद जो हिस्सा है, वो है सेरेब्रल हेमिस्फीयर, प्रमस्तिष्क गोलार्ध जिसे हम बोलते हैं, उसमें ब्रेन का काफ़ी कुछ पार्ट आता है। उसके बाद जो लास्ट जो एंटीरियर ब्रेन का हिस्सा है, उसे हम बोलते हैं डायनसेफेलॉन, ठीक है? और ये जो डायनसेफेलॉन है, यही सब कुछ है और यहाँ पर मेजर जो हमारे हेड ओरिजिन के अंदर जो उपस्थित जो ग्लैंड्स हैं, उसमें से 3 मेजर ग्लैंड पाए जाते हैं। तो ये जो डायनसेफेलॉन कहाँ बताया मैंने? मैंने कहा आपको एंटीरियर ब्रेन, ठीक है? एंटीरियर ब्रेन के अंदर 3 पार्ट बताए मैंने आपको। सबसे पहले था ऑल्फैक्टरी लोब, फिर था सेरिब्रल हेमिस्फीयर और तीसरा पार्ट था डायनसेफेलॉन। अब डायनसेफेलॉन एनसेफेलॉन का मतलब ब्रेन होता है, डाई माने 2, इसमें 2 मेजर पार्ट हैं, ठीक है? और 2 में से जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसे हम बोलते हैं थैलेमस, ठीक है जी? और मैंने पिछली बार चर्चा की थी, मैं अभी वापस थोड़ा-सा और बता देता हूँ। थैलेमस एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है और थ ये जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, इसके 2 पार्ट हैं, ठीक है? ये मैं प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, थोड़ा-सा गौर फरमाएँ और ये जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है ये हुँ। तो ये जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो इतनी मोटी जो स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलते हैं थैलेमस, ठीक है जी? और थैलेमस में जो ऊपर वाला पार्ट है, जो अभी-अभी हमने यहाँ पढ़ा, ये वाला, ठीक है? इससे चूँकि ये ऊपर है और ऊपर जो होता है उसे हम बोलते हैं एपी यानी अपॉन ऊपर की तरफ, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? एपिथैलेमस। और जो पार्ट नीचे होगा, ठीक है? अब यहाँ इस गौर करने वाली बात है कि हाइपोथैलेमस क्या भला है, ठीक है? तो ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है? ये वाला, ठीक है? ये वाला, इसे हम बोलेंगे चूँकि ये नीचे है इसलिए हम बोलेंगे हाइपोथैलेमस, क्लियर है?
अब ये जो एपिथैलेमस के 2 पार्ट हो गए, एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस से एक-एक ग्लैंड निकली हुई है, ये बात हमें समझनी है। कौन-कौन सी ग्लैंड निकली है? देखिए, जो एपिथैलेमस पार्ट है, कौन-सा एपिथैलेमस पार्ट? ये रहा। एपिथैलेमस पार्ट से ऊपर की तरफ एक उभार बना हुआ है, ठीक है? और ये एक ग्लैंड है, मटर के दाने जैसी बिल्कुल पी स्पॉट जैसा होता है और इसे हम बोलते हैं पीनियल, पीनियल ग्लैंड, ठीक है जी? और ये जो नीचे जो ये वृंत से स्टॉक से ये यहाँ पे क्या होगा? स्टॉक हो गया और नीचे की तरफ जो ग्लैंड है, नीचे की तरफ की जो ग्लैंड है, उसे मैं नाम देता हूँ, ब्लू कलर में रिप्रेजेंट करता हूँ, वॉयलेट में। तो यहाँ पर ये जो ग्लैंड है, ठीक है? ये वाली जो ग्लैंड है, इसे मैं नाम देता हूँ पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि। अब देखिए, अब यहाँ पे अपने को ये लगेगा कि केवल 2 ही ग्लैंड है, ठीक है? लेकिन गौर करने वाली बात क्या है? एक ग्लैंड तो ये रही पीनियल ग्लैंड, दूसरी ग्लैंड प्यूटरी ग्लैंड और जो तीसरी ग्लैंड है वो क्या है? हाइपोथैलेमस, ठीक है? तो हाइपोथैलेमस थैलेमस का नीचे वाला भाग है, लेकिन इम्पोर्टेंटली हाइपोथैलेमस न्यूरोनल उत्पत्ति में होता है, न्यूरोनल ऑरिजिन में होता है, इसलिए यहाँ से न्यूरो हार्मोन्स सिंथेसाइज किए जाते हैं और पिट्यूटरी के थ्रू सीक्रेट किए जाते हैं। तो हाइपोथैलेमस भी अपने आप में एक ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस इज मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा बिकॉज पिट्यूटरी ग्लैंड से जो सीक्रेट होगा उनको कंट्रोल करने वाला कौन है? हाइपोथैलेमस है। तो इसलिए इसे हम बोलते हैं मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा या फिर मास्टर ग्लैंड, ठीक है? होपफुली आपको समझ में आए। अब हमें ये बात ये समझनी है कि ये कैसे बना, ओरिजिन हमें समझना है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का ओरिजिन। तो चलिए जल्दी से पढ़ते हैं। चलिए, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का ओरिजिन समझने के लिए यहाँ पर ये जो डायग्राम है इस पे गौर करने की बात है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड का ओरिजिन कब होता है? जब हम एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होते हैं। तो एम्ब्रियो के अंदर, और जैसा हम सब एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं, एम्ब्रियोलॉजी में जब हमारी उत्पत्ति होती है, जब हमारा डेवलपमेंट होता है, तो हमारे जो एंस जो शुरुआती टिश्यू हैं, हम बहुत सारी स्टेजेस से गुजरते हैं, आपने पढ़ा होगा। मोरूला, ब्लास्टुला और 3 जर्म लेयर बढ़ती है सबसे पहले गैस्ट्रोला में, और उनमें से जो सबसे बाहर वाली एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म बनती है। अब यहाँ पे उस लेवल पर हम समझने वाले हैं, ठीक है जी? तो यहाँ पर अगर हम गौर करें, तो ये इस बात यहाँ पर फ़ोकस किया जाना चाहिए, ठीक है? थोड़ा-सा ये डायग्राम थोड़ा-सा क्लियर कम है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा इसको समझाने की। देखिए, यहाँ पर ये जो बन रहा है, ये ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है। ये जो देख रहे हो आप, ये ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है और ब्रेन से सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, राइट? तो चूँकि जो चीज़ ब्रेन बनाएगी, अब ब्रेन में क्या है? न्यूरॉन्स हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि एक्टोड्रम जो होती है, एक्टोड्रम से ब्रेन भी बनता है और एक्टोड्रम से बाकी की जो सरफेस संरचना है वो भी बनती है। और जब हमारा डेवलपमेंट होता है तो सबसे पहले जो चीज़ बनती है वो न्यूरोजेनेसिस होता है। अंगों के निर्माण में जो सबसे पहली चीज़ होती है वो न्यूरोजेनेसिस होती है, ठीक है? तो जो ब्रेन जिस पार्ट से बनेगा, जिस उपकला या फिर जिस एक्टोड्रम से बनेगा, तो मैंने आपको यहाँ पे एक बात कही कि एक्टोड्रम जो है, ये 2 तरह की है, न्यूरो वाली भी है और बिना न्यूरो वाली भी है, ठीक है? बाकी एक्टोड्रम से बॉडी की सरफेसेस बनेगी, ठीक है? तो जब ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है तो वहाँ पे भी न्यूरो है, देखिए यहाँ पर ये इतना पार्ट, और यहाँ पर जो माउथ रीजन है, देखिए ओरोफेरिंक्स, यानी जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसका जो मुँह है, ये मुँह की एंट्री है यहाँ पे। तो यहाँ से जो फेरिंक्स रीजन है, फेरिंक्स रीजन कहाँ होता है? हमारी जो माउथ होती है उसमें सामने वाला जो रीजन है यहाँ पर, ये इसे हम बोलते हैं फेरिंक्स रीजन। तो ये भी क्या है? एक्टोडर्म, बिकॉज़ बाहर एक्टोडर्म है, थोड़ा-सा अंदर जाएँगे तो ये जो लाइनिंग है, ये क्या एक्टोडर्म है। तो यहाँ पर 2 एक्टोडर्म्स एक दूसरे के पास आती हैं, ठीक है? मैं थोड़ा-सा ज़ूम आउट करके और बताने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए यहाँ पे, तो ये जो ब्लूइश है, यहाँ पे 2 कलर है, ये जो है ये है न्यूरो एक्टोडर्म। यहाँ पे आप और थोड़ा-सा क्लियर समझ पाएँगे। ये है न्यूरो एक्टोडर्म और नीचे की तरफ है ओरोफेरिंक्स एक्टोडर्म।
यहाँ पर ये समझने वाली बात है। यानी जब हमारा डेवलपमेंट होता है तो एक तरफ ब्रेन का पार्ट, ठीक है, और एक तरफ फेरिंक्स का पार्ट, फेरिंजियल पाउच जब बनते हैं, ठीक है, दोनों एक्टोडर्म में दोनों एक दूसरे के पास होती है यूं, ठीक है, और दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करती है, ठीक है। तो ये जो ब्लू वाली है ये न्यूरो एक्टोडर्म है, यानी उत्पत्ति में किसकी है? अब इसे न्यूरो एक्टोडर्म क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इसकी कोशिकाएं तंत्रिकीय प्रकृति की, यानी इसके अंदर अगर हम कोशिकाएं देखेंगे तो जिस तरह से न्यूरॉन्स होते हैं उस प्रकृति की कोशिकाएं, जबकि सामान्य कोशिकाएं ये न्यूरोनल नहीं है। अब यहाँ पे ओरोफेरिंक्स के अंदर भी क्या होता है, मूवमेंट होता है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करती है, और जब दोनों एक दूसरे की मूव करती है तो ओरोफेरिंक्स क्या करती है, उसके अंदर एक फोल्ड बनता है, ठीक है। ये जो आप फोल्ड देख रहे हो, ये जो फोल्ड है ये फोल्ड बन रहा है, और फोल्ड बनने से एक अंदर यहाँ पर एक इन्वेजिनेशन बनता है, इसे यहाँ हम रेथके का पाउच बोल रहे हैं, बिकॉज इट इज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट रेथके, ठीक है जी। चलिए, दोनों एक, अच्छा यहाँ पे साथ साथ बोन का डेवलपमेंट भी हो रहा है, बोन भी बन रही है, बिकॉज हमारे ब्रेन के अंदर यहाँ पर बोन का डेवलपमेंट भी हो रहा है, ठीक है। तो दोनों के बीच बोन्स भी आ रही हैं, यहाँ पे ओरोफेरिंक्स से ओरोफेरिंक्स इन्वेजिनेट हुई, और इन्वेजिनेट होकर के बंद होने की, यानी इन्वेजिनेट कैसे हुई, अगर मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाऊँ यहाँ पे, ये ऊपर न्यूरो एक्टोडर्म है, और ये इधर ये बन गई, क्लियर है, ठीक है। मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर से बनाने की कोशिश करता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। हम्म, तो ये ओरोफेरिंक्स बन गई, और इसको मैं बना देता हूँ, ये इन्वेजिनेशन है, तो ये बन गया रेत के कपास। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, अ, हम्म, थोड़ी देर बाद क्या होगा, यहाँ से इधर भी इन्वेजिनेशन होगा, और यहाँ ये जो इन्वेजिनेशन था वो पाउच आउट होने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर भूल गया था मैं, यहाँ से होगा, और फाइनली यहाँ से डिटैच होने की कोशिश करेगा। तो ये जो एसोसिएशन है यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड बन रही है, ये आगे अपन एक डायग्राम में और देखेंगे, डोंट वरी, इसको हम काफ़ी डिटेल में इसको, हाँ, ये सारे डायग्राम मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किए, मैंने विशेष कोई मेरी तरफ से कुछ नहीं बनाया। चलिए, तो ये यहाँ पर ये न्यूरो एक्टोडर्म है, ये है। अब यहाँ पे ये जो बोन है इसे हम बोलते हैं स्फीनोइड बोन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कौन सी हड्डी है स्फीनोइड बोन के अंदर होता है, ओरोफेरिक्स की, ठीक है जी। हाँ, अब लास्ट में देखिए क्या हुआ, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, यहाँ पे फ्यूजन हो गया, और ये बन गई पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए ये पिट्यूटरी ग्लैंड का ओरिजिन है। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो हिस्से, ब्लू ब्लू वाला पार्ट न्यूरो एक्टोडर्म से बना है, और ये रेड, और बीच में रह गया ये साइनस सेल का, ठीक है। अब यहाँ से जो ऊपर वाली लेयर से बना न्यूरो एक्टोडर्म वाला, इसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर डर्म, पोस्टीरियर बिकॉज वो दूर स्थित है, और ये आगे की तरफ है, ये इंटीरियर लोब, और ये जो बोन है ये दोनों फ्यूज हो गई है, और इस बोन ने इस पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए जगह रखती है। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड इतनी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है कि हमारे ब्रेन के अंदर एक हड्डी है जिससे हम सेलर स्फीनोइड बोन बोलते हैं, उस हड्डी की कैविटी में ये जो लाइनिंग है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ ये वाली, ये कैविटी है, इस कैविटी को हम बोलते हैं सेला टर्सिका। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सेला टर्सिका, क्लियर है। और ये बाकी तो इस तरह से ये बना। अब यहाँ पे समझे, एंटीरियर लोब जो है, एंटीरियर लोब कौन सा है, ये रेड वाला, ठीक है, नीचे वाला। एंटीरियर लैब जो है, एंटीरियर लोब जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का, डिराइव्ड फ्रॉम द इवेजिनेशन ऑफ एक्टोडर्म ऑफ ओरोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स की से इवेजिनेशन से हुआ टुवर्ड्स द ब्रेन, और इस पाउच को क्या कहा, रेथके का पाउच। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेथके का पाउच क्या होता है। पोस्टीरियर लोब जो है पिट्यूटरी, ये डिराइव डिराइव कहाँ से हुआ, ऊपर वाली जो इन्फंडिबुलम की जो है, जो आगे चल के इन्फंडिबुलम बनाएगी, उसका डाउनग्रेड मूवमेंट हो, ये न्यूरोएक्टोडर्म से बना। न्यूरोएक्टोडर्म ऑफ द फ्लोर ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल यानी डायनसेफेलॉन की जो फ्लोर है, या मैं पहले ही कह रहा हूँ डायनसेफेलॉन का पार्ट है ये। तो डेवलपिंग ब्रेन के अंदर जो डायनसेफेलॉन बन रहा होता है उसका जो फर्श होता है वो नीचे की तरफ मूव करता है, और नीचे की साइड जो ओरोफेरिंक्स होती है एक्टोडर्म, वो इवेजिनेट यानी ऊपर की तरफ मूव करती है, तब जाके पिट्यूटरी ग्लैंड बनती है। ये थोड़ा सा डायग्राम और क्लियर है। ये डेवलपिंग एम्ब्रियो है, ये मैग्रा हिल कंपनी की स्लाइड है, बुक है, उससे लिया गया है, ठीक है, मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया। देखिए ये डायनसेफेलॉन का डेवलपमेंट चल रहा है, यहाँ पे आप थोड़ा सा और क्लियर समझ पाएंगे। डायनसेफेलॉन के अंदर ये जो है यहाँ पे ब्रेन का, आप देखिए यहाँ पे इन्वेजिनेशन हुआ है, यहाँ पे, तो इन्वेजिनेशन होने से ये पूरा ये मार्क किया गया,
ये जो आप देख रहे हो ये वाली जितना मैं मूव कर रहा हूँ ये सारी क्या है, न्यूरो एक्टोड्रम। न्यूरो एक्टोड्रम नीचे मूव हुई है, न्यूरो एक्टोड्रम कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ मूव हो रही है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये क्या है, ओरल एक्टोड्रम है, ये वाली जहाँ जहाँ मेरा ये पेन चल रहा है, ठीक है। ये वाली मैं थोड़ा सा मार्क करने की कोशिश करता हूँ। ये जो है ये ओरल एक्टोड्रम है, ठीक है। देखिए यहाँ पे फ्यूचर माउथ बनेगा, बिकॉज मुंह को जो लाइन करेगी वो एक्टोडर्म फ्यूचर होगी। अब यहाँ पे अंदर की तरफ इधर से भी अंदर की तरफ मूवमेंट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे पाउच बन गया, तो दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो इधर अपने को दिखेगा, ये देखिए आप। तो ये न्यूरो हाइपोफाइजियल बड है, ये बड बनी है, फ्यूचर पोस्टीरियर पिट्यूटरी आगे चलकर पोस्टीरियर पिट्यूटरी बनाएगी। और ये फेरिंग्स है, लेकिन फेरिंग्स से ये जो एक्टोडर्मल है ये एक दूसरे की तरफ आ रही है, ठीक है। चलिए आगे चलकर क्या हुआ, इसने देखिए ये यहाँ से और स्क्वीज अप हो गई है, न्यूरो हाइपोफाइजियल बड बन गई है। और यहाँ पर ये हाइपोफाइजियल पाउडर, देखिए यहाँ से ये जो बनी ये जो बनी ये पंच आउट हो गई है, ठीक है। ये जो पाउच बना ये यहाँ से बंद हो गया, ये देखिए यहाँ से बंद हो गया है और ये पाउच बन गया, ठीक है। तो ये बीच में से खोखली है, ठीक है। ये देखिए ये दोनों यहाँ पर ये एक पाउच बना है, ये एक पाउच बना है। ये फाइनली यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से जुड़ गए हैं, देखो। तो यहाँ पर ये न्यूरो एक्टोडर्म में तो ये पार्स नर्वोसा हो गया, यानी ये एंटीरियर लोब हो गया, ये पोस्टीरियर लोब, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। हाँ, थोड़ा सा इसमें और थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए मैंने ये डायग्राम रखा है इस स्लाइड में। देखिए ये इनफंडिबुलम है, ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। और ये ओरल एक्टोडर्म है। ओरल एक्टोडर्म जब ऊपर की तरफ मूव करती है, जो पाउच नुमा रचना बनता है, इसे हम बोलते हैं रेथके का पाउच, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वेजिनेशन हुआ, मैंने आपको पहले ही बताया इन्वेजिनेट हो रहा है, और ये यहाँ जाके ऊपर से इससे मिल रहा है, राइट। और यहाँ से ये स्क्वीज आउट हो गया, यहाँ से पंच ऑफ हो गया, ये यहाँ से डिटैच हो गया, नीचे वाली सील हो गई, देखिए यहाँ से नीचे वाली सील हो गई, ठीक है। ये रेथके का पाउच, ये मोटा वाला। यहाँ पर बनते समय एक एक इस हड्डी के अंदर एक खोखली कैविटी रह जाती है, पूरी हड्डी यहाँ पे बनाई नहीं है, यहाँ पे ये हड्डी है, ये वाला जो इतना एरिया ये सारी हड्डी है। इसके अंदर ये जो खोखली जगह है इसे हमने बोला स्फीनोइड साइनस, बिकॉज ये स्फीनोइड बोन है। और स्फीनोइड बोन के अंदर जो हल्का सा हवा का जो स्पेस है उसे हमने बोल दिया स्फीनोइड साइनस, ठीक है। और फाइनली ये दोनों एक दूसरे से फ्यूज होते हैं। ये जो न्यूरो एक्टोडर्म है ये इस तरह से बन जाता है पार्स नर्वोसा, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे। और ये जो रेथके का पाउच है ये पार्स डिस्टेलिस यानी एंटीरियर लोब में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। अब हम थोड़ा सा इसे और समझने की कोशिश करते हैं। वही सेम स्ट्रक्चर है, बार बार एक ही चीज़ को मैं दोहरा रहा हूँ, थोड़ा सा और क्लियर हो और क्लियर हो। देखिए यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये पिटेक्स, और ये थोड़ा सा इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मैंने ये डायग्राम जानबूझ के ये सब चीज़ें इसलिए नहीं हटाई। ये सिग्नलिंग के बारे में बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर वेंट्रल जो डायनसिफेलॉन है ये ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ ओरल एक्टोड्रम, ठीक है। ये ओरल एक्टोड्रम है, ये न्यूरल, ये है ओरल एक्टोड्रम, और ये है न्यूरल एक्टोड्रम, है दोनों ही एक्टोड्रम। एक्चुअली क्या हो रहा है, ये वेंट्रल डायंसिफेलॉन क्या कर रहा है, ये कुछ फैक्टर्स हैं, प्रोटीन्स हैं, सेल सिग्नलिंग का मामला है, ये सीक्रेट कर रहा है। और ये सीक्रेट करके क्या कर रहा है, ये रेथके के जो पाउच की जो प्रोजिनेटर सेल है, जो शुरुआती कोशिकाएं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। ये रेथके के पाउच की यानी जो शुरुआती कोशिकाएं ये अट्रैक्ट हुई, तो इसमें मूवमेंट होनी शुरू हो गई, ये ऊपर चला गया, और इन्होंने ये कुछ सारा सामान सीक्रेट किया। और फिर उससे रेथके का जो पाउच का जो प्रोजिनेटर सेल थी वो अब किस में कन्वर्ट होगी, रेथके के पाउच में। या नाउ नाउ वे हैव डिसाइडेड, वो अब मन बना चुके हैं कि वो क्या बनाएंगे, रेथके का पाउच। उनके अंदर प्रोलिफरेशन होता है, यानी उन सेल्स की जो सेल्स रेथके का पाउच बनाएंगे उनमें प्रोलिफरेशन होगा, ज़्यादा सेल बनेंगी, और ये देखिए कितना बड़ा हो गया, ठीक है। रेथके का पाउच, अब रेथके के पाउच से, यानी ये वाला जो है, अब रेथके का पाउच है ना, ये वाला पूरा क्या बनाने वाला है, ये एडिनो हाइपोफाइसिस बनाने वाला है। और ये क्या बनेगा, न्यूरो हाइपोफाइसिस, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा ये न्यूरो हाइपोफाइसिस और एडिनो हाइपोफाइसिस क्या है, ठीक है। अब ये रेथके का पाउच है, ये चलकर सारा काम करने वाला है। अब देखिए रेथके के पाउच से क्या हुआ, रेथके के पाउच से अब एडिनो हाइपोफाइसिस, पीयूष ग्रंथि जब हम पढ़ेंगे एडिनो हाइपोफाइसिस के अंदर 6 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, और 6 हार्मोन्स को सीक्रेट करने के लिए इस पोस्टीरियर एंटीरियर लोब के अंदर विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स पाई जाती हैं, और उनके सीक्रेशन के हिसाब से उनके नाम रखे गए हैं। तो जो
जो सेल्स जो एरिया गोनेडोट्रोपिन सीक्रेट करते हैं, अब गोनेडोट्रोपिन कौन है? एफएसएच और एलएच। तो जो सेल्स एफएसएच और एलएच सीक्रेट करते हैं उन्हें गोनेडोट्रोफ कहा गया। अब यहाँ पे आप कहेंगे ये क्या है? ये कुछ जीन्स हैं जिनका एक्टिवेशन, जिनका फैक्टर्स का प्रेजेंट होना जरूरी, उस पर हम नहीं जाएंगे। हम बस ये समझ रहे हैं कि ये रेतके के पाउच की जो एक सेल है, एक तरह की, ये धीरे धीरे, देखिए आप यहाँ पे, अब थोड़ा सा अगर गौर करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये सब, ये जीने देखो ये डाउनग्रेड है, लेकिन यहाँ पे ये वाला फैक्टर आ गया, ये वाला फैक्टर, ये थोड़ा सा मैं अगर इसको एक्सप्लेन करूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर। खैर, तो गोनेडोट्रॉफ बनी, उसमें से कुछ कोशिकाएं बाकी जो बची हैं, उनमें से कुछ थायरोट्रॉफ बनी। गोनेडोट्रॉफ ने क्या सीक्रेट किया? मैंने आपको बताया क्या बनाएंगी? एफएसएच बनाएंगी और एलएच बनाएंगी। थायरोट्रॉफ क्या बनाएंगी? थायरो नाम से स्पष्ट, टीएसएच बनाएंगी, थायरो स्टिमुलेट हम। सोमेटोट्रॉफ क्या बनाएंगी? ग्रोथ हार्मोन बनाने बनाने वाली कोशिकाएं। और लेक्टोट्रॉफ क्या बनाएंगी? प्रोलैक्टिन बनाएंगी, पीआरएल बनाएंगी। और कॉर्टिकोट्रॉफ एसीटी एसी एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफ जो है, ये वो बनाएंगी एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। तो मैं आपको पहले कह रहा था 6 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, 1 2 3 4 5 6। एडिनो हाइपोफाइसिस, क्योंकि रेतके का पाउच आगे चल करके क्या बनाने वाला है? एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है, ये 6 हार्मोन हो गए। अब देखिए, अगर इसको यहाँ से क्रॉस सेक्शन काटे तो हमें क्या समझना है? कि इसकी स्थिति समझनी है कि यहाँ पे ये खाली न्यूरो हाइपोफाइसिस है, ये है खाली न्यूरो। और ये सारा ये जो ब्लूइश ऑरिजिन है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एरिया, आप देखिए यहाँ पे सोमेटोट्रॉफ बनाने वाली सेल्स हैं, यहाँ पर ये बीच में कॉर्टिकोट्रॉफ बनाने वाली सेल्स हैं, यहाँ पे थोड़ी सी थायरोट्रॉफ है, और यहाँ पर प्रोलैक्टिन बनाने वाली सेल्स। ठीक है, इसको यहाँ से आप और समझ सकते हैं। देखिए इसका क्रॉस सेक्शन है, ये पार्ट्स पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन बनाने वाली ये जो सेल्स हैं दिखाई दे रही है, इनका ये स्लाइड का क्रॉस सेक्शन है, ये बड़ी बड़ी जो सेल्स हैं अलग अलग तरह की डिस्टिंग्विश्ड हैं। तो इनके अंदर एडिनो हाइपोफाइसिस में पाँच अच्छे हार्मोन को बनाने के लिए करीबन करीबन 5 टाइप की सेल पाई जाती है। जो एसीटीएच बनाते हैं उन्हें हम कॉर्टिकोट्रॉफ सेल्स बोलते हैं। जो गोनेडोट्रोपिन्स बनाते हैं वो गोनेडोट्रॉफ बोलते हैं। जो टीएसएच बनाते हैं थायरोट्रॉफ। सोमेटोट्रॉफ बनाने वाली जो सेल्स हैं उन्हें हम ग्रोथ हार्मोन बनाने वाली को सोमेटोट्रॉफ, लेक्टोट्रॉफ को प्रोलैक्टिन बनने वाली को कहते हैं। ठीक है, और ये हाइपोथैलेमस की पूरी रचना है। अच्छा, इसके अलावा हम पहले अगर हम जल्दी से बात करें तो अभी मैंने जैसे कहा कि पिट्यूटरी जो ग्लैंड है इसके अंदर 2 पार्ट है। एक जो बना है ओरल एक्टोडर्म से, और एक बना है न्यूरल एक्टोडर्म से। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझना है, डिवीजन समझिए आप। ये ओरल एक्टोडर्म से बना है। जो ओरल एक्टोडर्म से बना है वो आगे चल करके उसने क्या बनाया? रैफ्के का पाउच बनाया। ठीक है, और न्यूरल एक्टोडर्म ने इनफंडिबुलम बनाया। ठीक है, अब ये जो इनफंडिबुलम और ये है इसे समझने की जरूरत है। अब ये जो रेतके का पाउच है, रेतके के पाउच से यहाँ पर क्या पैदा हुआ? इसकी पिट्यूटरी के 2 डिवीजन एक्चुअली। एक है एडिनो हाइपोफाइसिस, अब मैं ओरिजिनल में आता हूँ इसलिए मैंने कलर चेंज कर लिया, हाइपोफाइसिस। ठीक है, हाइपोफाइसिस माने पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, हाइपोफाइसिस सेरिब्राई। हाइपोफाइसिस सेरिब्राई, सेरिब्राई यानी ब्रेन में जो, सेरिबेलम यानी ब्रेन होता है। ठीक है, और ये जो न्यूरो से बना है इसे हम बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस, ये दो दो तरह के इसके अंदर ओवरऑल पार्ट पाए जाते हैं। ठीक है, अब एडिनो हाइपोफाइसिस जो है एंटीरियर लोब, जिसे हम ये पहले मिलेगा तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? एंटीरियर लोब। अब यहाँ पे ये थोड़ा गौर करना है। और ये पीछे की साइड होता है तो इसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर लोब, पश्चपिंड भी बोलते हैं। ठीक है, अब एडिनो हाइपोफाइसिस के 3 पार्ट है। इंटीरियर लोब जो है, इंटीरियर लोब एडिनो हाइपोफाइसिस के 3 पार्ट है। सबसे पहले है पार्स डिस्टेलिस, फिर है पार्स ट्यूबरेलिस, और फिर है पार्स इंटरमीडिया।
सॉरी, इंटरमीडिया। और न्यूरो हाइपोफाइसिस है उसका, उसकी केवल एक ही पार्ट है। एक तो है इन्फंडिबुलम और दूसरा न्यूरल लोब, जो पीछे वाला हिस्सा है वो, बस इतना ही। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए पार्स डिस्टेलिस और इन सब के बारे में बताया है। तो ये पार्स डिस्टेलिस, ये पार्स इंटरमीडिया और ये पार्स नर्वोसा और पार्स ट्यूबेरलिस, ये रहा पार्स ट्यूबर, ये देखो पार्स ट्यूबेरलिस। पार्स ट्यूबेरलिस एक्चुअली ये कॉलर नुमा चीज एक्चुअली, यहाँ इसे हम मान लें कि ये स्टॉक है, ये ऊपर से ये जो बना है ये ऊपर से ये यहाँ पे ये पूरा हाइपोथैलेमस है, ये स्टॉक ऑफ व्रंथ है, यहाँ से ये प्यूटरी ग्लैंड है और इसके साथ ये साइड में यहाँ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो शायद साथ में जो डिस्टलिस जुड़ा हुआ है, डिस्टल है, दूरस्थ है, इसलिए इसे बोल रहे हैं। ठीक है, बाकी इसका एग्जैक्ट जो क्लासिफिकेशन हम अगले लेक्चर में जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड को डिटेल में पढ़ेंगे उसमें करेंगे, लेकिन फिर भी मैंने शॉर्ट में यहाँ पे बताया। देखिए यहाँ पे ये हाइपोथैलेमस है और हाइपोथैलेमस के बाद में ये जो स्टॉक है, वृंत है जिससे ये लटका हुआ है, ये अग्र दिशा वाली पिट्यूटरी, बिकॉज इधर से देखेंगे सबसे पहले देखिए एंटीरियर पिट्यूटरी है, यहाँ पे मिड पिट्यूटरी होती है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी तंत्र की उत्पत्ति में होती है। ठीक है, आई होप आपको ओरिजिन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड समझ में आया होगा। ये इस तरह से ओरिजिनेट होती है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के डिटेल्स, पिट्यूटरी ग्लैंड का डिटेल डिस्कशन पढ़ेंगे, उसमें इस डिवीजन को अच्छे से जानेंगे और साथ-साथ कौन से कौन सा हार्मोन, अभी वैसे हमने बात की 6 हार्मोन होते हैं, इसके अलावा मिड लोब से भी कौन सा हार्मोन होता है, पोस्टीरियर लोब से कौन सा हार्मोन होता है, उनके बारे में भी जानेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब कुछ कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।